जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हियरिंग को लेकर। जैसा आपको पता है, आज है 26 तारीख और ऑनरी नायब सूबेदार का जो केस है उसकी सुनवाई होनी है एएफटी में। देखते हैं दोस्तों इसका रिजल्ट क्या रहता है और 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, और बाकी का जो एरियर है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसकी जो सुनवाई है दोस्तों वो आज होगी। देखते हैं शाम तक इसका रिजल्ट क्या रहता है। दूसरा है दोस्तों OROP-2 एरियर को लेके। जैसा आपको पता है, जिनकी एज 70 से नीचे है उनको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है इस पर्च के थ्रू। बाकी जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे थे उनको भी काफी पेंशनर्स को मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली वो मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, बाकी जो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट है जिनकी एज 70 से नीचे है उनको मिलेगी 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में। यानी 31 अगस्त से पहले पहले आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलनी है, चाहे तो बैंक से या फिर इस पर्च से। और एक और चीज दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे क्या सर ये पूरा एरियर मिल जाएगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, क्योंकि जो डेट दी गई है वो दी गई है 28/2/2024 तक। यानी 31 अगस्त तक आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल सकती है, और बाकी की जो रेस्ट अमाउंट है, बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो धीरे धीरे आगे आने वाले महीनों में मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे पेंशनर्स कुछ पूछते हैं कम्यूटेशन कब से कटता है और कितने ईयर तक कटता है। जैसा आपको पता है, जो आपका कम्यूटेशन कटता है पेंशन में से वो कटता है 15 साल तक। लेकिन पेंशनर पूछ रहे हैं कि इसकी डेट कब से स्टार्ट होती है। मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं अगर आप 31/12/2013 में रिटायर हुए तो आपकी पेंशन कब से स्टार्ट होगी। आपकी पेंशन स्टार्ट होगी 1/1/2014 से। जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हुई है, जब से ही आपका कम्यूटेशन कटता है पेंशन में से। यानी इनका कम्यूटेशन कटेगा 1/1/2014 से। यानी जब इनकी जनवरी की पेंशन आएगी तब से इनकी पेंशन में से कम्यूटेशन माइनस होगा अगले 15 साल तक। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं नायक गुरपाल सिंह वाई ग्रुप रिटायर 30/6/2011, सर्विस 22 ईयर, बेसिक पेंशन 21,244, पर मेरे को एमएससीपी नहीं मिला, क्या करना होगा। दोस्तों, ये रिटायर हुए 2011 में, 2006 के बाद आए तो इनको एसीपी एमएससीपी मिली गई। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 22 साल, यानी इनको पेंशन मिलेगी हवलदार रैंक की। तो दोस्तों, इनको 21,244 नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी हवलदार रैंक की पेंशन। अब इन्हें करना क्या है, इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, चाहे तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। इन्हें बताना पड़ेगा मेरे को एमएससीपी एसीपी मिलनी है, मेरी लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ये है और मैं 2006 के बाद आया हूँ। तो दोस्तों, रिकॉर्ड इनकी कार्यवाही करेगा आगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ये पूछते हैं सर, जो डीए जनवरी से जुलाई तक इंक्रीज हुआ है उसका एरियर कब मिलेगा। ये पूछते हैं जो 38 से 42% डीए डीआर हुआ था। जैसा आपको पता है, जनवरी 2023 से 42% डीए चल रहा है, डीआर चल रहा है। और दोस्तों, इसका एरियर आपको बीच में ही मिल गया था 4% का, जो 38 से 42% हुआ था। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मिल गया है आपको एरियर 4% वाला। जिनको नहीं मिला वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे अपने बैंक से। बहुत पहले ही मिल गया था दोस्तों ये एरियर, 38 से 42% के हिसाब से, 4% के हिसाब से। फिर है दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, आईटीआर फाइलिंग में नहीं दे गलत जानकारी, वित्त मंत्री ने बताया आयकर विभाग भेज चुका है 1 लाख इनकम टैक्स नोटिस। बिल्कुल दोस्तों, आपने अपनी आईटीआर भरी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न, तो आई होप आपने कोई गलत जानकारी नहीं दी होगी। अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपको फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। तो ऐसे ही कम से कम 1 लाख नोटिस भेजे जा चुके हैं, चाहे वो सैलरी पर्सन हो चाहे वो पेंशनर्स हो। गलत जानकारी का मतलब है कि जितनी आपकी ग्रॉस है आपने उतनी दिखाई या नहीं दिखाई। आपने कोई गलत क्लेम तो नहीं कर दिया। आप किराए के मकान पे रहते नहीं है लेकिन आपने उसका अमाउंट डाल दिया। आपको कोई मेडिकल मिला नहीं है, उसका अमाउंट डाल दिया। यानी गलत तरीके से अगर आप छूट प्राप्त कर रहे हैं आईटीआर भरते वक्त, दोस्तों आप पे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। यानी जो आपकी सही इंफॉर्मेशन है वो ही आप आईटीआर में दिखाइए। कोई गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। तो एक बात आप सही से समझ लीजिए, कोई भी गलत जानकारी आईटीआर में नहीं मेंशन करेंगे। आप बिल्कुल सही जानकारी मेंशन करेंगे, जितनी आपकी ग्रॉस है उतनी डालेंगे, जितना आपका डिडक्शन हुआ है वही दिखाएंगे,
जितनी आपकी सेविंग है वही दिखाएंगे, सब कुछ आपको सही भरना है, नहीं तो ये आपको नोटिस देगा डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे कोई पेंशनर है, अभी जिंदा हैं ये, लेकिन ये पूछ रहे हैं मेरे मरने के बाद फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जानना होगा कि आप स्पर्श पे माइग्रेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। अगर स्पर्श पे आपका माइग्रेशन हो गया और आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी। फैमिली पेंशन इनिशिएट करनी पड़ेगी स्पर्श के थ्रू। वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करे जाएंगे, तब जाके फैमिली पेंशन मिलेगी स्पर्श के थ्रू। बाकी जिनका बैंक के थ्रू पेंशन आ रही है या फिर बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो सिंपल सा एक तरीका है, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली पेंशन वैसे ही इनिशिएट हो जाएगी, फैमिली पेंशन मिल जाएगी। लेकिन कई बैंक क्या करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट और कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड वाइफ का मांगते हैं, तो वो भी देना पड़ता है। तो सिंपल सा एक तरीका है, या तो आप डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए बैंक में, या फिर बैंक वैसे ही आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट कर देता है अगर ज्वाइंट अकाउंट है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी है, आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।